Hello dear students, welcome back in our channel. Now we start origin of electric charge on colloid particles. Last class में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है colloid की, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्टडी किया था हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरिजिन क्यों हुआ, मतलब colloid particles पर चार्ज क्यों आए। इसके टोटल हमारे पास में 5 रीजंस है, इस कारण colloid particles पर चार्ज आ गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर अपने पास में क्या है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शन होगा उसके बीच में, यानी एक दूसरे पे आएंगे तो क्या होगा, रगड़ने से क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके क्या करेगा, वो कोलोइड पार्टिकल्स चार्ज हो जाएगा। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन, यानी सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। कोई भी आयंस है उनका सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होगा, उस तरीके से क्या होंगे, उसमें चार्ज डेवलप होंगे। नेक्स्ट डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल फॉलोड बाय एग्रीगेशन ऑफ आयंस। एग्रीगेशन मींस आयंस एक जगह इकट्ठा होंगे, आयंस इकट्ठा होने के कारण उन पर क्या हो जाएगा, चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल्स का सरफेस है उस पर क्या हो जाएगा, ये एडजॉर्ब हो जाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, इस कारण से उस पर चार्ज डेवलप होगा, क्लियर है। तो वन बाय वन को स्टडी करते हैं। हेडिंग नोट कर लो, फर्स्ट नंबर आउटलाइन नोट करो। फर्स्ट नंबर आउटलाइन, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, इसमें नोट करो। When colloid particles are rubbing, then dispersion medium develop ions, so charge is developed on colloid particles, क्लियर है। इनमें रबिंग होगी, रबिंग के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम नोट करो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नोट करो इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय एयर एंड अदर dispersion medium, then charge is developed like that example Brady's arc method। तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड को हम लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं कि ब्रेडिक्स आर्क मेथड किस लिए यूज होता है, क्या होता है, एजी एयू इन सब के लिए ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज होता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नंबर देखो, ये ब्रेडिक्स आर्क किसमें था। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन या सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस। ब्रेडिक्स आर्क मेथड को हम लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, किसके लिए यूज होता है, कैसे इसमें काम करना होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट थर्ड नंबर आउटलाइन नोट करो, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन या क्या होता है इसमें, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, ठीक है। तो नोट करो इसमें, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AgI sol, for the preparation of AgI sol, AgNO3 solution, adding in KI solution, AgNO3 solution adding in KI solution till AgNO3 is in slightly excess. Slightly excess means क्या किया, KI का अमाउंट क्या हो गया कम, और AgNO3 का अमाउंट क्या हो गया थोड़ा सा ज्यादा। AgNO3 ज्यादा है, KI कम है, देन देखो रिएक्शन कैसे होगी, बनाओ। इसमें क्या बनता है, AgI ऐसे बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा AgI और स्ट्रेट लाइन Ag+। इट मींस क्या बन गया इसमें, पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें नोट करो, प्रिपरेशन ऑफ AgI sol when excess Ki
excess Ki added in AgNO3 solution, excess Ki added in AgNO3 solution, then negative colloid solution is formed. Then negative colloidal solution is formed. Negative colloidal solution is formed. Solution is formed. क्लियर है? तो इतना फर्क पड़ता है, अगर AgNO3 ज्यादा है तो पॉजिटिव बनेगा, अगर Ki ज्यादा है तो क्या बनेगा? नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, बनाओ इसको। नेक्स्ट नोट करते हैं इसमें FeCl3 plus H2O। FeCl3 में H2O एक्सेस है। सिमिलर एग्जांपल है, देखो FeCl3 जब H2O के अंदर डालते हैं, H2O इन एक्सेस है, देन हमारे पास क्या बनेगा? पॉजिटिव कोलोइड सॉल्यूशन। नोट करें इसको, पॉजिटिव कोलोइड सॉल्यूशन। और FeCl3 प्लस NaOH अगर मिलाते हैं तो हमारे पास में क्या बनेगा? नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन। यहाँ पर FeCl3 ज्यादा है, यहाँ पर H2O ज्यादा है। तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखो, आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर अगर हम क्या मिलाते हैं? H2S गैस मिला दे तो हमारे पास में क्या बनेगा? नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन बनेगा। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या मिला दे? हम AlCl3 के अंदर मिक्स कर दे तो हमारे पास में क्या बनेगी? पॉजिटिव कोलोइड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये सारे अपने पास इसके एग्जांपल्स होते हैं। नेक्स्ट नोट करो, नेक्स्ट फोर्थ नंबर नोट करो। फोर्थ नंबर, dissociation of surface molecules followed by aggregation. Dissociation of surface molecules followed by aggregation. Aggregation, इसमें नोट करो, soap solution, aqueous solution of soap, aqueous solution of soap is ionic. So long chain of hydrocarbon aggregate and convert into negative colloid solution, नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन। ठीक है, सारा कुछ हमने किया था जब माइसेल फॉर्मेशन किया था तब। तो हमें केवल सॉप को लेना है और सॉप को क्या करना है? आयोनाइज करना है बस। C70H35COO माइनस प्लस Na प्लस। क्या मीनिंग है इसका? जो ये सॉप सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉप, ये सोडियम स्टेरेट है। सॉप नोट करो इसको, सॉप सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट, ठीक है, ये सॉप है सोडियम स्टेरेट। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे पास में क्या होती है? आयनाइज बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। तो जो ये आयन होते हैं ये क्या करते हैं? जो डर्ट या डस्ट होती है उसको सराउंडेड कर लेते हैं और माइसेल फॉर्मेशन होता है। और जो डर्ट और डस्ट, वो माइसेल वाली कहानी अलग है। हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन बना है। ठीक है, तो ये वाली होती है इसमें हमारे पास में फोर्थ नंबर पार्ट। नेक्स्ट नोट करो, फिफ्थ नंबर पार्ट इसका। फिफ्थ नंबर पार्ट, dissociation of the molecular electrolytes adsorbed on the surface of particles. इसमें नोट करो, some molecules precipitate by used of other electrolytes. This process is show dissociation of molecular electrolytes. क्लियर है? तो ये इतने पार्ट थे ओरिजिन ऑफ आयंस के। इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हम काम कर रहे थे ना ओरिजिन वाला, उसी में याद है। जीटा पोटेंशियल या एक और नेम है इसका इलेक्ट्रोकाइनेटिक।
इलेक्ट्रोकाइनेटिक। तो क्या होता है इस इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल में? एक लेयर होती है जो स्टेबल होती है, एक लेयर होती है वो मूवेबल होती है। जैसे ही दोनों लेयर अपने एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, दोनों में क्या होगा? रबिंग होगा, और रबिंग के कारण क्या होंगे? चार्ज डेवलप होंगे। चार्ज डेवलप होंगे तो एक पोटेंशियल भी डेवलप होगा। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। ठीक है, एक स्टेबल लेयर, एक मूवेबल लेयर, जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, रबिंग होगी तो चार्ज डेवलप होगा, और चार्ज में क्या होंगे? डिफरेंस होंगे, पोटेंशियल होगा थोड़ा सा, और पोटेंशियल इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। नोट करो इसमें जीटा पोटेंशियल में क्या होता है? जीटा पोटेंशियल one type of ions of the electrolytes are adsorbed on the surface of the colloidal particles. It form a fixed layer. हो गया? आगे नोट करो। It attracts the counter ions from the medium, forming a second layer, which is mobile and is called diffuse layer. The double layer of opposite charges formed is called Helmholtz electrical double layer. Is called Helmholtz electrical double layer. Helmholtz electrical double layer. The difference of potential between fixed and diffused layer is called जीटा पोटेंशियल। इसको हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो डायग्राम में क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये वाली लेयर कौन सी होगी हमारे पास? फिक्स्ड लेयर, और मोबाइल लेयर कौन सी है? K+। तो फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जैसे ही रबिंग होगी वैसे ही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? जीटा पोटेंशियल। क्लियर? सेम टू सेम ऐसा यहाँ पर है। ये तो क्या हो गया? नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन हो गया, ये पॉजिटिव कोलोइड सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर ये हमारे पास कोलोइड सॉल्यूशन AgI, ये वाली लेयर कौन सी होगी? फिक्स्ड लेयर, और ये वाली कौन सी है? मोबाइल लेयर। ठीक है, दोनों के बीच में जैसे ही रबिंग होगी वैसे ही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? जीटा पोटेंशियल। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है कोएगुलेशन, फॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग एक ही होता है, कोलोइड सॉल्यूशन होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सेटल डाउन क्यों होता है? क्या रीजन होता है उसका? कोएगुलेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन क्या होता है? फॉक्यूलेशन हम इसको क्यों बोलते हैं? ये तीनों नेम एक ही है। ठीक है, तो नोट करो, छोटा सा पॉइंट है, बट इसमें एक हार्डी-सूजी रूल आएगा, वो हार्डी-सूजी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? ओके, नोट करो। A process of aggregating together the colloidal particles so as to change them into large size particles which ultimately settle as a precipitate. This process is called precipitation, और इनमें से कोई भी नेम नोट कर सकते हो। This process is called, क्लियर है? और नोट करो इसमें फॉक्यूलेशन क्या होता है? फॉक्यूलेशन थोड़ा सा चेंज है केवल। Focculation नोट करो, when a small amount of electrolyte is added
when a small amount of electrolyte is added, then precipitation occurs. This is called flocculation. This is called flocculation. हो गया। आगे एक और डेफिनेशन नोट करना, flocculation value. Flocculation value में नोट करो क्या होती है flocculation value, precipitation value, coagulation value, तीनों नेम हो सकते हैं इसके, 3 नेम से नोट करो इसमें। The minimum amount of an electrolytes ब्रैकेट में नोट करो मिलीमोल्स an electrolyte that must be added to 1 liter of a colloidal solution for complete coagulation is called flocculation value. क्लियर है? यानी कोई भी अपने पास में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका ऐसा मिलीमोल में अमाउंट यानी बहुत ही कम अमाउंट जो कि प्रेसिपिटेशन के लिए रिक्वायर्ड हो, दिस इज कॉल्ड flocculation value. क्लियर है? ओके, आगे नोट करो इसमें हार्डी-सूज़े रूल. क्या था हार्डी-सूज़े रूल? डबल स्टार करना, वेरी इंपॉर्टेंट है. हार्डी-सूज़े रूल. तो हार्डी-सूज़े रूल क्या कहता था? कोएगुलेशन उतना ही ज्यादा होगा जितना कि चार्ज ज्यादा है, यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज कह सकते हो, वैलेंसी बोल सकते हो, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन. ठीक है, ये बात कही थी हार्डी-सूज़े ने. नोट करते हैं इसमें क्या होता है चार्ज में. greater the valency of the coagulating ion, greater is its power of coagulation. This is called Hardy-सूज़े rule. क्लियर है? अब हमारे पास है, मान लो कि नेगेटिव वाले कोलोइड सॉल्यूशन है, उसमें PO4-3 है, SO4-2 है और Cl- है नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन में. तो वैलेंसी सबसे हाई किसकी है? PO4 की है ना, तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव में लूं तो यहाँ मेरे पास एल्यूमिनियम 3+ है, यहाँ कैल्शियम 2+ है, यहाँ सोडियम प्लस है, देन पावर किसकी ज्यादा होगी? प्रेसिपिटेशन की पावर एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी. नोट कर लो इसको, नेगेटिव कोलोइड, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव कोलोइड. अगर नेगेटिव और पॉजिटिव मिक्स करके पूछे तो हमें नहीं पता, अगर सेम चार्ज वाले आ गए तो हमें नहीं पता. ठीक है, ये इतना ही है इसका हार्डी-सूज़े रूल, इतना ही है. यानी जो जितना जल्दी प्रेसिपिटेट होगा उसका ये वाला चार्ज जो होती है यानी वैलेंसी जो होती है उतनी ही ज्यादा होगी. क्लियर है? नोट करो इसको. और जो कोएगुलेशन वैल्यू होती है, या नोट कर लें स्टार करके, flocculation वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू. flocculation वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी. ठीक है, और क्या कर सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/flocculation पावर. flocculation पावर उल्टे हैं, ध्यान से लिखना इसको. ठीक है, flocculation वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वैलेंसी, और ये क्या हो गया? 1/flocculation पावर.
पॉपुलेशन पावर और वैलेंसी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। क्लियर है? तो इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन पावर, पॉपुलेशन पावर या कोएगुलेशन पावर, पॉपुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू। क्लियर? नोट करो इनको, आगे नोट करो। कोएगुलेशन can also be caused by following methods। इसमें एक और नोट कर सकते हो, FeCN का होल 6 चार्ज है इस पर 4 माइनस, अपने आप बना सकते हो, ऐसे इश्यू नहीं है इतना कोई। तो कोएगुलेशन होने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में 1 बाय 1 करते हैं। बहुत छोटा सा ये भी नोट करो। फर्स्ट नंबर नोट करो, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं। फर्स्ट नंबर मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर है? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस या इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को बोलते हैं कैटाफोरेसिस। नोट कर लेना इसका अदर नेम, कैटाफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। नोट करो इसमें, the particles of dispersed phase move towards opposite charged electrode and get settled down। ठीक है? इस प्रोसेस को हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें क्या होता है, जैसे पार्टिकल है हमारे पास, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल पॉजिटिव है, देन इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, और वहां जाकर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन करने की हमें देखने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर नोट करो, सेकंड नंबर, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। पीपीटी नोट कर सकते हो शॉर्ट में, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इसमें नोट करो क्या होता है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन में, when oppositely charged solve is added then colloid solution gets precipitate। like that example note करो, positive FeOH whole thrice solution, ferric hydroxide, positive FeCl3, sorry FeOH का whole thrice solution added in arsenic sulfide, then it gets precipitate, clear? next note करो फोर्थ नंबर, by dialysis कर चुके हम डायलिसिस को। by dialysis में नोट करो, excess dialysis caused for precipitation। next नोट करो, by boiling or cooling में नोट करो, coagulation of milk on cooling, it gets settled down। क्लियर? तो ये रीजंस थे हमारे इसके कोलोइड सॉल्यूशन के कोएगुलेट करने के। ठीक है, टोटल हमारे पास में कितने रीजंस हो गए, 4 रीजंस हैं टोटल। नाउ वी मूव ऑन टॉपिक नंबर 15। टॉपिक नंबर 15 हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफोबिक कोलोइड एंड गोल्ड नंबर। यानी लियोफोबिक जो कोलोइड होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। उसको स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर
कोई लियोफिलिक कोलॉइड की लेयर लगा देते हैं और जिससे इसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी जल्दी से सेटल डाउन नहीं हो पाता। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लियोफोबिक कोलॉइड्स। और गोल्डन नंबर की हमारे पास में एक डेफिनेशन है, वो भी इसी से रिलेवेंट है। गोल्डन नंबर को सर्च किसने किया था, जिग्मोंडी ने किया था। क्लियर है, तो नोट करते हैं इसमें क्या होता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड, नोट करो। when a liophiलिक colloid like that gum, soap, gelatin, liophiलिक colloid like that gum, soap, gelatins used a layer form a layer on liophobic colloid, then liophobic colloid difficult to coagulate. This process is called protection. And liophiलिक colloid is called protective colloid. क्लियर है, तो क्या है इसमें देखो, ये कंसीडर कर लो हमारे पास में कैसा है, लियोफोबिक कोलॉइड, यानी अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है ज्यादा। हमने इसके ऊपर किसकी लेयर लगा दी है, लियोफिलिक की लेयर लगा दी है। क्लियर, ये लियोफिलिक की लेयर, तो यहां नोट कर देना लियोफोबिक कोलॉइड, और ये क्या हो गया, लियोफिलिक कोलॉइड। इसकी लेयर ही लगाइए केवल, ठीक है ना। लियोफिलिक कोलॉइड इज कॉल्ड, क्या होती है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, इस प्रोसेस को बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। और ये इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया, बना लो इसको, फिर आगे नोट करते हैं। गोल्ड नंबर में नोट करो, क्या होती है गोल्ड नंबर, A protective colloid is the minimum weight. ब्रैकेट में नोट कर दो मिलीग्राम, which must be added to 10 ml of a standard solution, standard gold solution. 10 ml of a standard gold solution, so that no coagulation of the gold sol, ब्रैकेट में नोट करो क्या है, गोल्ड सोल क्यों नहीं होता, ब्रैकेट में नोट करो, the change of color from red to blue takes place when 1 ml of 10% NaCl solution is rapidly added to it. क्लियर है, तो नोट करते क्या होती है गोल्ड नंबर, हमने क्या लिखा है, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज ए मिनिमम वेट, यानी प्रोटेक्टिव कोलॉइड का मिनिमम वेट लेना है मिलीग्राम में, ठीक है। और उसको हमें क्या किस में मिला देना है, 10 ml ऑफ एयू सोल के अंदर मिला देना है, 10 ml ऑफ एयू सोल के अंदर मिला देना है। और इसके बाद में इसके अंदर क्या मिला है हमने, 1% NaCl का सॉल्यूशन मिला दिया, 1% और 1 ml NaCl का सॉल्यूशन मिला दिया, तब भी क्या हो गया, इसके अंदर कोएगुलेशन नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसमें जो इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, यही क्या होती है हमारे पास में, गोल्ड नंबर, ठीक है। तो नोट करते हैं क्या ये
gold number of a protective colloid is smaller then protective action is greater। एक टेबल बनाया, इसमें एक साइड हमने सोल्व किया और एक साइड क्या लिखा हमने, गोल्ड नंबर। यानी जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या होता है 0.005 से 0.31, केसीन का 0.01 to 0.02, डेक्स्ट्रिन 6 से 20, एल्बुमिन 0.15 से 0.25 और गम सेम, स्टार्च 20 to 25, हीमोग्लोबिन 0.03 से लेके कितना होता है 0.07। तो बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सा है इसमें, जिलेटिन बेस्ट है। और सबसे पुअर कौन सा हो गया, स्टार्च। जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे पुअर होगा और जिसका वैल्यू सबसे गोल्ड नंबर का कम है वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। क्लियर है, नोट करो इसको, फिर कुछ लाइन्स नोट करना। तो जिलेटिन एडेड इन आइसक्रीम फॉर प्रोटेक्शन एज ए प्रोटेक्टिव कोलॉइड। रिपीट करिए, सुनो, जिलेटिन एडेड इन आइसक्रीम एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड। आगे नोट करो, गम एडेड इन ब्लैक इंक, वो प्रिंटर वाली इंक होती है ना ब्लैक वाली, उसमें गम एडेड इन ब्लैक इंक एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड, it prevent precipitation of carbon। ठीक है, और वो आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिला है, ताकि जो मिल्क होता है उसको प्रेसिपिटेशन के लिए रोका जा सके। ठीक है, इसमें भी नोट करना है, इट प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ मिल्क। क्लियर है, ये हमारा गोल्ड नंबर फिनिश होता है एंड प्रोटेक्टिव कोलॉइड फिनिश होता है। क्लियर है, आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट आगे हम स्टार्ट करते हैं। इनको अच्छे से लर्न करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।